नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल अमेंजर्स में। तो 2022 शुरू हो गया है, तो सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं महंगाई है क्या। अगर 1988 में मैंने आपको एक 100 रुपये का नोट दिया होता और आपने उस नोट को वॉलेट में रखा होता और उस नोट को 2021 में निकाला होता तो उसकी वैल्यू केवल 10 रुपये रहती, केवल 10 रुपये। नहीं समझे? चलो अलग तरीके से समझाता हूँ। अगर 2021 में आपको 100 रुपये में जितना सामान खरीद सकते हैं उतना ही सामान आप 1988 में 10 रुपये में खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं महंगाई। हर साल चीज़ें महंगी होती है और पैसे की वैल्यू कम होती है। अब इस महंगाई को समझने के लिए हमें प्राइस को समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ का दाम कैसे निकलता है, और उसको समझने के लिए हमें सप्लाई और डिमांड को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करता हूँ डिमांड से। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, तो डिमांड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपके जेब में 2000 रुपये का नोट है और आप किसी गारमेंट की शॉप पे गए और गारमेंट शॉप ओनर ने आपको 4000 की जीन्स दिखाई। आप वो ख़रीद नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास सिर्फ 2000 है। उसी शॉप वाले ने आपको 2000 की जीन्स दिखाई, आप एक जीन्स खरीद पाओगे। और उसके बाद उसने आपको 1000 रुपये की जीन्स दिखाई, तो आप 2 जीन्स खरीद सकते हो। तो इसे कहते हैं डिमांड। जैसे जैसे चीज़ों के दाम कम होंगे आप ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर सकते हो। ऐसी ही आप ग्राफ भी देख सकते हो, इसी तरीके से ग्राफ नीचे जा रहा है। इसे कहते हैं प्राइस का और चीज़ की डिमांड का इन्वर्स रिलेशन। अब समझते हैं सप्लाई को। मान लीजिए उसी दुकान ओनर के हिसाब से समझते हैं, उसका फ़ायदा जिसमें हो किस में होगा। 4000 रुपये में अगर वो ज़्यादा जीन्स सेल कर पाए, वो ज़्यादा जीन्स सेल करेगा। 2000 में वो कम जीन्स सेल करेगा और 1000 रुपये में वो और कम जीन्स सेल करेगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। सप्लाई देखो ऊपर जा रही है। अब ये दोनों चीज़ें जहाँ मिलेगी, डिमांड और सप्लाई जहाँ मिलेगी, वो प्राइस डिटरमाइन करेगा और उससे ही किसी भी चीज़ का दाम निकलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब इस सप्लाई और डिमांड को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो। इसी से हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है। चलिए समझते हैं पहले। तो मान लीजिए अगर देश की इकनॉमी बहुत अच्छी है, बूमिंग फेज़ में है, तो हर इंसान के हाथों में ज़्यादा पैसा होगा। सही बात है। और वो ज़्यादा चीज़ें मार्केट में ख़रीद पाएगा, अलग अलग चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और कंपनीज़ ये रियलाइज़ करेगी और वो धीरे धीरे दाम बढ़ाने लगेगी क्योंकि मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है और इन्फ्लेशन होने लगेगा। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? इंटरेस्ट रेट्स। अब सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स को समझते हैं। तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के केस में RBI है। वो इंटरेस्ट रेट्स को कैसे कंट्रोल करता है? एक रेपो रेट होता है, जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स मतलब HDFC, SBI, इस तरीके के बैंक्स को लोन देता है, उस रेट के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाती है और इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा की जाती है। अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, मतलब रेपो रेट कम हो गई, तो इनको सस्ते में लोन मिलेगा इन बैंक्स को, SBI, HDFC को, और उतना ही फ़ायदा ये कस्टमर को पहुँचाएगी। मान लीजिए 1% कम हो गया और HDFC, SBI बैंक वाले 1% लोन रेट कम कर देंगे। मान लीजिए घर का लोन हो गया 8% से 7%, गाड़ी पे लोन हो गया 9% से 8%। तो क्या होगा मार्केट में? क्या होगा? लोग उन चीज़ों की डिमांड करेंगे, लोग ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे, घर बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ सस्ते में मिल रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो उससे इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और उसी तरीके से इनके प्राइस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन होने लगेगा। अब तीसरी चीज़ समझते हैं। मान लीजिए इकनॉमी रिसेशन फेज़ में है, डाउनवर्ड फेज़ में है, तो सरकार के पास ऑप्शन है कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे। एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? ज़्यादा हाईवेज़ बनाएंगे, फ्लाईओवर्स, और ये रेलवेज़ बनाएंगे, एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे अलग अलग सेक्टरों में डिमांड बढ़ेगी। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी, हाईवेज़ वगैरह कंस्ट्रक्ट होंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों में डिमांड बढ़ेगी और धीरे धीरे इनके दाम बढ़ने लगेंगे, तो इन्फ्लेशन होगी। अब चलिए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक एयरप्लेन है, 100 पैसेंजर्स को ट्रैवल करना है। तो एयरप्लेन में आप भी गए होंगे। एक इकनॉमी सीट होती है एक इकनॉमी सीट होती है, एक फ़र्स्ट क्लास सीट होती है। मान लीजिए एयरप्लेन के पास सिर्फ 20 फर्स्ट क्लास सीट्स है और 80 इकनॉमी क्लास सीट्स है, मगर ये 100 के 100 पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास सीट्स अफोर्ड कर सकते हैं, 100 के 100। तो धीरे धीरे एयरप्लेन वाले मालिक क्या करेंगे? धीरे धीरे चीज़ों के दाम बढ़ाएंगे, फ़्लाइट के सीट्स के प्राइस बढ़ाएंगे, जिससे केवल 20 लोग उस फ्लाइट की टिकट को खरीद सके।
इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब एक रियल एग्जांपल जो मेरे को इस दुनिया में समझ आता है वो है एप्पल कंपनी का। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, इतनी अच्छी ब्रांडिंग करती है चीज़ों की कि वो मार्केट में ज़्यादा उन चीज़ों के दाम ज़्यादा ही रहते हैं, डिमांड उस प्रोडक्ट की ज़्यादा ही रहती है और वो ज़्यादा प्राइस उस पर चार्ज करते हैं। तो एप्पल एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। तो चलिए, हमने डिमांड से तो समझ लिया इसको कि इन्फ्लेशन कैसे होती है। अब थोड़ा सप्लाई से समझते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे हो रही है। उसको कहते हैं कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कंपनीज़ में सैलरीज बढ़ रही है और फैक्ट्रीज़ में वेजेस बढ़ रही है, तो होगा क्या, कंपनीज़ पे प्रेशर होगा प्रॉफिट बनाने के लिए और उस चक्कर में वो प्राइस को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और उससे होगा क्या, इन्फ्लेशन होने लगेगा, मगर डिमांड तो उतनी है, तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब अगला समझते हैं। मान लीजिए टैक्सेस, मान लीजिए जीएसटी अभी 5% किसी प्रोडक्ट पे और 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो हो गए 105, मगर उसी प्रोडक्ट की जीएसटी बढ़ गई 18%, तो 118 रुपये हो गए, दाम बढ़ गया और इन्फ्लेशन होने लग गई। और इंपोर्ट को समझते हैं, इंपोर्ट से कैसे इन्फ्लेशन हो सकती है। अब मान लीजिए आप एक इंपोर्टर है जो कहीं से भी चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और एक्सचेंज रेट था $1 70 रुपये से $1 75 रुपये हो गया। इसे कहते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन। मुझे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ज़्यादा रुपए लग रहे हैं $1 के लिए, तो उससे होगा क्या, मैं जो सामान मंगा रहा हूँ उससे मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे बिकॉज डेप्रीसिएशन हो गया, और उतना ही अमाउंट मैं चीज़ों में ऐड कर दूंगा जो भी मैंने इंपोर्ट कराया होगा, और धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगेंगे। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर का। अब उसमें इन्फ्लेशन का मतलब समझाता हूँ। हमें स्कूटी बाइक चलाने के लिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसोलीन चाहिए होता है, और ये सारा रिफ़ाइन होता है, क्रूड ऑयल से रिफ़ाइन होता है, और क्रूड ऑयल की सप्लाई डिपेंड होती है अरब कंट्रीज से। अब मान लीजिए कोई भी ग्लोबल पॉलिसीज़ आई या कोई वॉर लाइक सिचुएशन आई, तो उससे होगा क्या, इन चीज़ों में प्राइस का सप्लाई कम होएगी बिकॉज प्रेशर आ गया है। और न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कभी ना कभी पेट्रोल के प्राइस सडनली अप होते हैं, सडनली डाउन होते हैं, तो वो उसी वजह से होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और चलो हमने इन्फ्लेशन के कॉजेज़ तो समझ लिए। अब एक मैं नई टर्म समझाता हूँ आपको, हाइपर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत ही रैपिड, बहुत ही एक्सेसिव इन्फ्लेशन, आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो हो जाना एक देश में। जनरली कहते हैं कि 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है उस कंट्री में। तो आपको इसका एक बहुत ही मस्त एग्जांपल बताता हूँ, जिम्बाब्वे कंट्री का 2007-2008 में हुआ था। अब वहाँ पे हुआ क्या था, देश पे नेशनल डेट बहुत था, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने सोचा कि करेंसी प्रिंट कर देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मगर उससे हुआ क्या, हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गया, और धीरे धीरे मतलब ऐसा होने लग गया कि करेंसी की वैल्यू इतनी जल्दी कम होने लगी कि 1 बिलियन का नोट भी छापना पड़ा। यहाँ तक कि जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन वहाँ की करेंसी जो छापा था, $100 ट्रिलियन का एक नोट छापा था, जो कि उस टाइम पे सिर्फ $1 के बराबर था, बताइए। और वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बताता हूँ, जब पीक पे थी ना 6.5 ट्रिलियन, उस डिजिट में कम से कम 22 डिजिट है, स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही थी कि हर 24 घंटे में प्राइस डबल हो रहे थे। धीरे धीरे मतलब लोग एक व्हील बैरो कैरी कर रहे थे पूरा कैश भर के एक ब्रेड खरीदने के लिए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हुआ क्या, एक्चुअल में इन्फ्लेशन इलीगल कर दी गई और लोगों को जेल में डाला गया जो प्राइसेस बढ़ा रहे थे। और फिर 2009 के तकरीबन जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को ही बैन कर दिया। जी हाँ, ये हुआ था, और वो पाउंड स्टर्लिंग और US डॉलर जैसी करेंसी यूज़ करने लग गए थे। तो ये केस हुआ था। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और मुझे एक रिलेशन समझ आया था, वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्फ्लेशन, GDP और वेल्थ का, ये इंडिया कंट्री का डाटा है। तो जैसे कि आप इन्फ्लेशन देख पा रहे हो, तकरीबन 10 गुना बढ़ी है 1986 से, और वहीं GDP देख पा रहे हो तकरीबन 10 से 11 गुना बढ़ी है। अब हमें लगता है कि GDP बढ़ रही है तो इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है, मगर ऐसा समझो, हर साल कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ रहे हैं और वही प्राइस यूज़ होते हैं कैलकुलेट करने के लिए GDP। तो प्राइस बढ़ रही है तो GDP कैलकुलेट हो रही है। अब वेल्थ का डेटा समझो, तकरीबन 77-78% वेल्थ रिच क्लास के पास है, तकरीबन टॉप के 10% लोगों के पास है। तो अब तीनों से क्या समझ आ रहा है हमें, इन्फ्लेशन कितनी नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि जो भी पैसा बन रहा है
जो भी पैसा देश में बन रहा है, जीडीपी बन रही है, वो सारा रिच क्लास के पास जा रहा है। तो बताइए, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोलते रहते हैं कि 2 से 4% इंडिया में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा बन रहा है, जो भी जीडीपी ग्रोथ हम देखते हैं, वो सारा पैसा रिच क्लास के पास कहीं ना कहीं जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे अपना कमेंट लिखिएगा मेरे चैनल पे, और तभी मज़ा आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं डिफ्लेशन को। जी हाँ, एक इन्फ्लेशन समझ लिया हमने, इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन। प्राइजेज़ नीचे जा रहे हैं। अब जनरली ये नेगेटिव माना जाता है। क्यों नेगेटिव माना जाता है? क्योंकि इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर मान लो प्राइस नीचे जा रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि प्राइस और नीचे जाएंगे, तो वो अभी से ही डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में जब प्राइस कम होंगे तो वो चीज़ें खरीद सकते हैं और सस्ती। तो डिक्रीज़ इन प्राइजेस कॉज डिक्रीज़ इन डिमांड, और एक वायरल स्पाइरल सर्कल बनता है, और वेजेस भी नीचे जाते हैं, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, क्योंकि प्राइजेस नीचे जाएंगे तो उनको लॉस होने लगेगा धीरे धीरे। बट मैं इसका थोड़ा उल्टा मानता हूँ और रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर देखिए, दिसंबर का टाइम होता है, हर गाड़ी पे हर कंपनी सेल देती है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं। तो वो भी तो एक तरीके का डिफ्लेशन है ना, प्राइजेस नीचे जा रहे हैं बट डिमांड उस टाइम पे हाई रहती है। लोग, बहुत गाड़ियाँ बिकती है दिसंबर में और मार्च के सीज़न में। आपने भी नोटिस किया होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च। तो ये उल्टा हो रहा है, प्राइस नीचे जाने से लोग डिमांड कर रहे हैं चीज़ों की। आप ये देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बिग बिलियन डे सेल और अमेजन प्राइम सेल। अब कोई उस टाइम पे कोई कस्टमर ये थोड़ी सोचता है कि इससे सस्ता मुझे आगे और मिल जाएगा। जैसी प्राइस गिरता है, कस्टमर सी एन अपॉर्चुनिटी, तो उस चीज़ों को ख़रीदना चाहता है। तो डिफ्लेशन अगर थोड़ा बहुत है, मान लो इन्फ्लेशन 0% है या -1 -2% है, तो एक तो गरीब आदमी को परेशानी नहीं होगी, चीज़ें महंगी नहीं होगी, 80-90% लोगों के फ़ायदे में बात होगी ये। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डिफ्लेशन होनी चाहिए, हर साल थोड़ी थोड़ी डिफ्लेशन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा अपने व्यूज़। अब एक और रिलेशन होता है जिसे फिलिप्स कर्व बोलते हैं हम, इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगी, तो इसलिए बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन एक नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए। अब इसका भी मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल कोविड का टाइम देख लीजिए। एक टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट थी 24 से 25%, बट उस टाइम सप्लाई वगैरह डिसरप्ट होने के कारण इन्फ्लेशन पॉजिटिव थी। इन्फ्लेशन तकरीबन 7% 8%। फूड प्राइसेस में भी इतनी इन्फ्लेशन रही थी, न्यूज़ वगैरह चैनल्स में आपने देखा होगा। तो इस तरीके से मुझे ऐसा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डिफ्लेशन इज़ अ गुड थिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, where almost 90% of the people are struggling to pay the high prices। तो चलिए, अब हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली। अब मैंने आपको एक शुरू में डायग्राम दिखाया था जिसमें इन्फ्लेशन 1986 से 10 गुना बढ़ गई है। अब समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इंडिया जैसे देश में कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है, तकरीबन 10 गुना बढ़ी है। ये भी मेरा एक ओपिनियन है, आप इसको सुनिएगा, समझिएगा, और आपको कुछ और भी थॉट्स हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहला रीज़न मेरे को जो समझ आता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेंसी। लोग, हर इंसान, कोई मान लो जॉब कर रहा है, वो यही सोच रहा है कि प्राइजेस बढ़ेंगे। कोई भी कंपनी सामान बना रही है, वो सोच रहा है कि प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही। तो इसी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में प्राइजेस एक्चुअल में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि हम जो कमा रहे हैं उसकी वैल्यू कम होने वाली है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। देखिए, अगला जो रीज़न है वो है ग्रीड, यानी कि लालच। अब देखो, इंसानों की एक टेंडेंसी होती है कि पैसा जल्दी कमा ले, पैसों का मज़ा करे। मगर अब खुद सोचिए, आपने किसी एक चीज़ में पैसे जल्दी कमा लिया, मगर 100 चीज़ें आप जो खरीद रहे हो उसमें भी तो हर इंसान का लालच है, वो चीज़ें भी अपने आप महंगी हो गई। तो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रीड, जिससे महंगाई हो रही है। मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक मोटरसाइकिल कंपनी है आयशर मोटर्स। अब उस कंपनी का प्रॉफिट केवल 17 से 18 करोड़ था 2010 में, वही प्रॉफिट 2000 करोड़ बन गया 2020 में। बताइए, जैसे ही उनको पता लगा डिमांड ज़्यादा है इस मोटरसाइकिल की, उन्होंने धड़ल्ले से इसके प्राइस ऐसे बढ़ाए कि वो कंपनी दुनिया भर के प्रॉफिट्स कमा रही है। चलिए, तीसरा एग्जांपल देता हूँ, टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये अब टेक्नोलॉजी बूम जो है लेट 90s या फिर अर्ली 2005 में आया, मगर आप सोचिए उससे पहले भी इंसान काम तो कर ही रहे थे।
हाँ, हालांकि वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे थे, मगर ये मैंने शुरू में बताया था ना कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, ये कॉस्ट इंड्यूस फैक्टर है। तो इसको समझिए, अब टेक्नोलॉजी है, हर इंसान के हाथों में लैपटॉप्स वगैरह, सर्वर्स वगैरह कंपनीज़ में रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों की कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट बन गई और जिससे चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़े। और ये देयर इज़ अ कांस्टेंट इनोवेशन इन दिस टेक्नोलॉजी, तो इसलिए धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई टेक्नोलॉजी की वजह से। अब चौथा रीज़न आपको समझाता हूँ, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। ये भी तकरीबन 2005 से पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, मगर उसके बाद दुनिया भर की कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स आए, आपस में लड़ रही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, दुनिया भर की कॉस्ट बढ़ रही है कंपनी के अंदर ही। कोक और पेप्सी का एग्जांपल ले लीजिए, एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, नाइकी एडिडास का एग्जांपल ले लीजिए। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स बन के कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उससे इन्फ्लेशन हो रहा है रियलिटी में। तो चलिए, मोर और लेस मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ इन्फ्लेशन के बारे में, जितनी मेरी समझ थी। और बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और आगे लाता रहूँगा। धन्यवाद।